फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक मैथ का जो टॉपिक हमारा चलते आ रहा है जिसमें काफ़ी व्यू भी गया है, तो मैथ का ही आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है घनाभ। क्यूबाइड के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने घन के बारे में विस्तार से पढ़ा, उसी तरह हम लोग आज घनाभ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे परीक्षा में आते हैं और जानकारी के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग घनाभ को पढ़ते हैं। सबसे पहले घनाभ को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा आयत, क्योंकि आयत से ही आपको घनाभ समझ में आएगा। सबसे पहले आयत, ये आयत क्या है इसको समझते हैं। आयत आप जानते हैं, आयत भी एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें चार भुजा है। आयत का पहचान है जिसमें चार भुजा हो वो आयत है। और भी समझिए, आमने सामने की भुजा बराबर, जैसे ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो, जैसे ये लंबाई हो गया कि क्योंकि इस चतुर्भुज में लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो इसकी लंबाई आपस में बराबर होगी और चौड़ाई आपस में बराबर होगी, तो ये आयत है। और भी आयत का पहचान है कि अगर इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तब जाकर ये आयत है। तो आयत का पहचान क्या है? यदि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है आपका, तो वो जाके आयत है। तो आयत क्या है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, लंबाई बराबर आपस में, चौड़ाई आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो वो आयत है। अब ये हम जानते, एक बार हम लोग और भी पढ़े थे। जैसे मान लीजिए ये आपका एक आयत हो गया। अब यहाँ पर हम जैसे एक लाइन खींचते हैं तो इस लाइन को कहते हैं विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होगा पहले भी हम आपको बता दिए हैं। जैसे ए बी सी डी है, अगर ये एल है और ये आपका बी है, कुछ भी 4 और ये 2, तो ऑटोमेटिक ये आपका विकर्ण है और ये कर्ण भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो जब ये निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका 4, और जब इसका हम क्या बोलते हैं, जब इसका विकर्ण निकालेंगे कर्ण, तो √4 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, तो ये जब निकलेगा, तो जब इधर से भी हम विकर्ण निकालेंगे, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी आपका 2, तो ये भी 4। तो जहाँ जहाँ 90 डिग्री आएगा प्रत्येक कोण, वहाँ क्या होगा? विकर्ण बराबर होगा। आयत और वर्ग में, आयत और वर्ग में होता है आपस के जो विकर्ण होते हैं आपस में क्या होता है? बराबर होते हैं। तो हम लोग जान गए आयत क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो आपस में, प्रत्येक को 90 डिग्री हो और इसका जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो आपस में क्या हो? बराबर है। ये आयत है। आयत हम समझ गए। आयत क्या होता है? अब हम लोग देखते हैं घनाभ। अब हम लोग देखेंगे घनाभ। अब घनाभ क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले घनाभ जो है क्यूबाइड, घनाभ क्यूबाइड, इसको इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। ये क्या है? घनाभ एक 3D आकृति है। 3D आकृति का मतलब जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उसको 3D कहते हैं। जिसको हम हाथ से उठा सकते हैं वो 3D होते हैं। तो घनाभ एक 3D होते हैं। इसका जो आयत का कैसे बनाएंगे घनाभ की आकृति, उसको बना रहे हैं। सबसे पहले अब ये घनाभ को समझने के लिए आप तो आयत जान गए। आयत में होता है, आप तो जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो उसको आयत कहते हैं। अब ये जो घनाभ है, इसमें 6 आयत मिलकर एक घनाभ बनाते हैं। 6 आयत कैसे, अभी देखते हैं। A B C D E F G और H, ये जो 6 आयत है इसमें कहाँ है उसको देखते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले देखते हैं A B F H, A B F H, A B और B F H F और F A, तो ये आपका हो गया एक आयत। दूसरा आयत देखते हैं बड़ा वाला, G C D E, ये भी एक आपका आयत हो गया। दूसरा आयत A F G और E, ये भी आपका आयत हो गया एक। ठीक है, अगला हम देखते हैं B C H D,
बी सी और एच डी, ये भी एक आपका आयत हो गया, 4 आयत हो गया। अब इसमें अगला देख रहे हैं हम लोग ए बी जी सी, ए बी जी सी, ये भी आपका आयत हो गया। उसके बाद हम देखेंगे एफ एच ई डी, एफ एच ई डी, ये नहीं लिखे हैं, एफ एच ई डी, ये 6 आयत इसमें मिलकर, जैसे उसमें 6 वर्ग मिलकर एक घन बनता था, उसी तरह इसमें 6 आयत मिलकर, 6 रेक्टेंगल मिलकर एक क्यूबाइड का निर्माण करते हैं। तो 6 आयत हो गए। तो अगर आपको पूछे कि घनाभ में फेस कितना होता है, फलक कितना होता है, तो आपको बताना है 6। फलक मतलब हुआ एक चेहरा, देखिए 1 2 3 4, मतलब कि जितना हम ये लिखें 1 2 3 4 5, इसको ही कहते हैं फलक, जिसको फेस भी कहते हैं। तो घनाभ में कितने फलक हो गए, फेस हो गए 6। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका किनारा। पहले शीर्ष देखते हैं, घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, वर्टिक्स कहते हैं उसको इंग्लिश में, वर्टिक्स, VERTICS। वर्टिक्स मतलब होता है कोना, जैसे 1 2 3 4 5 6 और कोना 7 1 8, ये 8 जो है आपका क्या होते हैं, वर्टिक्स होते हैं। घनाभ में कितने वर्टिक्स हो गए, 8। इसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं हिंदी में, शीर्ष। अब जब 2 शीर्ष को आपस में एक रेखा मिलाता है, इस रेखा को क्या बोलते हैं, यहाँ एक शीर्ष है, यहाँ एक शीर्ष है, तो ये शीर्ष, इस रेखा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एड्ज, किनारा, EDGE, एड्ज, इसको किनारा कहते हैं। तो 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, फिर 9 किनारा, फिर 10 किनारा, फिर 11 किनारा और 12 किनारा। तो टोटल कितना हो गया आपका, 12 किनारा। किसमें हो गया, घनाभ में। तो एड्ज कितना हो गया, 12। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, किनारा। अभी आप लोग को विस्तार से सब कुछ प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला सब भी। तो घनाभ में किनारा कितना हो गया, 12, और शीर्ष कितना हो गया, 8, और फेस कितना हो गया, 6। अब देखते हैं घनाभ में, आप जानते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये भी आयत से मिलकर बने हैं। तो जहाँ जहाँ इसका आप एंगल देखते होंगे, इस सब 90 डिग्री है, आप याद रखेंगे 90 डिग्री है ये सब। अभी आपको समझाएंगे जब विकर्ण प्रूफ करेंगे, जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रूफ करेंगे, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रूफ करेंगे, तो बड़े ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है इससे। और आप समझिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाके आपको sich मैथ में इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक आप उतार सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कितना कितना है, फलक, एड्ज और किनारा। अब हम देखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आप जानते हैं, फिर से एक घनाभ बना लेते हैं। ये जो घनाभ है, इसका आयतन कैसे निकालेंगे। किसी भी चीज़ का आयतन निकालने के लिए हमको 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ में आपको पता रहना चाहिए कौन सा लंबाई है, कौन चौड़ाई है। देखिए, जैसे ये आपका जो आकृति है, ये जो रेखा है, इसको लंबाई कहते हैं। और इसको कहते हैं, जैसे इस आयत में, ये जो आयत है आपका, तो इसमें ये हो गया लंबाई, और ये आपका हो गया इस आयत में चौड़ाई, ये हो गया। लेकिन हम इसको ऐसे अगर समझेंगे तो ये चौड़ाई हो गया, ये हो गया b, और ये आपका हो गया h। फिर ये समझिए, ये आपका हो गया b, और ये समझिए आपका h, ऊंचाई। फिर ये आपका हो गया b, और ये आपका हो गया l। फिर आपका ये हो गया l, और ये आपका हो गया ऊंचाई। फिर आपका ये हो गया b, और ये आपका हो गया ऊंचाई। ये आपका हो गया l। तो इस तरह करके घनाभ में जो हमको पकड़ना है, ये लंबाई है आपका, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। इसी तरह का आकार का आपको तिरछा वाले को चौड़ाई समझना है, सीधा जो रेखा है उसको
सीधा जो रेखा है उसको ऊंचाई और जो आपको सबसे बड़ा रेखा है उसको लंबाई। तो ये घनाभ में हो गया। अब इसका आयतन कैसे निकले? जैसे हम घन का आयतन आपको बताए थे वहाँ पर, क्योंकि उसमें था L गुना B गुना H, क्योंकि किसी का भी आयतन होगा L गुना B गुना H। तो उसमें था मेरा घन में x गुना, क्योंकि x भुजा माने थे, x गुना x, तो हो गया था हमारा x क्यूब। यहाँ पर क्या है, सभी भुजा अलग अलग है ना, सही भुजा अलग है। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही इसका आयतन होगा। आयतन को हमेशा हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, मतलब 3 विमा है इसमें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम आयतन जान गए घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये हमारा पूरा घनाभ का क्या निकल जाएगा, अंदर का आयतन। अब हम निकालते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बने रहिए आप लोग, क्लास में समझ में आएगा आपको। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले, आप जानते हैं इसमें 6 आयत है। आप फॉर्मूला पहले प्रूफ कर चुके हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये जानते ही होंगे। आज ये फॉर्मूला, जैसे आप लोग तो जानते हैं कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये दिख रहा है सब ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जो ये है फॉर्मूला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और ये कैसे होता है ये भी जानेंगे, ताकि आपको एक विशेष जानकारी मिल पाए। सिर्फ रटना ही आपका मकसद नहीं है, आपको भविष्य में अच्छा नौकरी लेना है तो आपको अभी से समझने का कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई चीज़ रट के आप इतना दिन आगे नहीं बढ़ सकते, रट के बस आप एग्जाम पास कर सकते हो, वो बस 10th और 12th, उसके आगे फिर दिक्कत है। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल जो है ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये कैसे होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक आयत लेते हैं, आयत का मेजरमेंट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये आपका पूरा क्या हो गया, घनाभ हो गया। इसमें 6 आयत है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी का से ले लें, ए बी एच एफ, ए बी एच एफ एक आयत है, आप देख सकते हैं ए बी एच एफ। इसमें क्या है, इसका है यहाँ पर क्या है, इसमें ये लंबाई है और चौड़ाई की जगह यहाँ ऊंचाई है। तो एल गुना एच बोल सकते हैं ना क्षेत्रफल निकाल के। तो ये यहाँ पर चौड़ाई की जगह क्या लिए, यहाँ पे एच लिए, क्योंकि ये आयत ही है पूरा। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई को यहाँ एच समझे क्योंकि यहाँ सीधी रेखा है, लेकिन चौड़ाई ही है। अगर ए बी एफ एच का बात किया जाए तो एच यहाँ पर चौड़ाई का काम कर रहा है। तो ए बी एच एफ जो एक आयत है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका एल गुना एच। एल गुना बी नहीं बोलेंगे, एल गुना एच, क्योंकि यहाँ पर बी एच जो है वो बी का काम कर रहा है। ये एक आयत हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 20 और बढ़ा लेते हैं पहले, जी सी डी ई, जी सी डी ई का यदि हम क्षेत्रफल निकालें, देखिए यहाँ पे जी सी डी ई का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, आप जानते हैं ये एल है आपका यहाँ पर पूरा, ये भी एल है और ये भी एच है आपका, यहाँ भी देखिए एच आ गया। मतलब चौड़ाई, यहाँ जो चौड़ाई का जो काम है वो एच कर रहा है, चौड़ाई का जो काम है वो यहाँ पे एच कर रहा है। तो इस लंबाई गुना चौड़ाई, तो आपका क्या हो जाएगा, एल गुना एच, इसका भी हो गया एल गुना एच, इसका भी क्षेत्रफल। 2 आयत का निकाल लिए और भी 4 आयत बचा है। अब हम निकालते हैं ये कोना वाला का, इधर से बाया साइड, ए जी एफ ई, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसमें यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या है, जो भी रहे एक आयत ही है इसमें, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर, ये बी और इधर से ये एच बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर लंबाई का जो काम है ये कर रहा है और चौड़ाई का काम ये कर रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बी गुना एच। इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी गुना एच। ये नहीं समझिएगा कि एल नहीं है इसमें, बी गुना एच ही यहाँ पर। ये आयत देखिए ए जी ई एफ, इसमें आपका बी है और एच है, तो दूसरा तो डायमेंशन है नहीं। तो क्षेत्रफल जब भी होगा तो लंबाई और चौड़ाई का ही गुना होता है। यहाँ लंबाई का काम आपका एच कर रहा है, चौड़ाई का काम बी कर रहा है, तो बी गुना एच इसका क्षेत्रफल हो गया, किसका, ए जी एफ ई का। अब निकालते हैं बी सी एच डी का, बी सी एच डी का क्षेत्रफल।
अब ये तुम्हारा B क्या हो गया इसमें, ये तुम्हारा B, ये भी B, ये H, ये H, इसमें भी आपका जो है B गुना H हो गया। इसका भी क्षेत्रफल BCHD का भी हो गया B गुना H। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब हम ये वाला लेते हैं ABGC। इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो इसमें क्षेत्रफल ये L है, यहाँ भी L है, ये B है, ये B है, तो इसका जो क्षेत्रफल मेरा हो जाएगा L गुना B। ये ओरिजिनल आयत का क्षेत्रफल आया। बहुत दिन से इंतजार, बहुत टाइम से इंतजार था L गुना B का। तो L गुना B आपका आ गया, L ये हो गया, ये भी L और ये B, ये भी B। तो ABGC का जो क्षेत्रफल है क्या हो गया हमारा, L गुना B। अब फिर हम नीचे देखते हैं FHDE का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। FHDE का हो जाएगा L गुना B। यहाँ भी L, ये भी L, ये देखिए यही है FHDE, ये पूरा आयत हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ L, ये भी L, ये B, ये B, तो आपका हो जाएगा इसका L गुना B। ये देखिए टोटल हम क्षेत्रफल निकाल लिए। ये इसमें जो 6 आयत है इस घनाभ में, 6 आयत का हम क्षेत्रफल निकाल लिए। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो गया, संपूर्ण टोटल निकाले हैं, तो सबको जोड़ देना है। तो अब हम जब सबको जोड़ेंगे, अभी आपको जोड़ के दिखाते हैं। अब जब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, L गुना H है तो LH लिख दिया इसको, LH प्लस BH प्लस BH प्लस फिर एक तो है यहाँ पे LB फिर LB, तो यहाँ प्लस LB और प्लस LB। तो देखिए कितना LB हो गया, 2LB कितना 2BH कितना LH 2HL। ये हो गया आपका घनाभ का संपूर्ण। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखिए ये आपका हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला प्रूफ हो गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका 2 इंटू L प्लस B प्लस BH प्लस HL। देखिए ये तो आप लोग पढ़े हो, रटे होंगे इसको। आज आप लोग एक्सपेरिमेंट करके सीखे। क्यों? क्योंकि अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ दे आपको कि एक घनाभाकार कोई डब्बा है जिसका ऊपर खुला हुआ है या नीचे पेंट नहीं किया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, वहाँ अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तभी जाके सवाल बनेगा। नहीं तो क्या करेगा आपके टीचर जहाँ पढ़ते हैं आप डायरेक्ट LB माइनस कर देगा, कहीं BH जोड़ देगा, सोचिएगा ये कैसे होता है, इसको रट लो, तो वहाँ रटिएगा तो आपका जीवन भर बेस खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ समझिए बढ़िया से, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ताकि आपको याद हो जाए इसको कैसे प्रूफ किया जाए। अभी मिटाएंगे नहीं हम आपको। अब हम ये संपूर्ण तो हमको मालूम हो गया, अब इसका हम कर्व सरफेस एरिया आपको प्रूफ करते हैं कि कैसे कर्व सरफेस एरिया होता है। इसको मिटा देते हैं, नीचे रहने देते हैं अभी। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है उसको प्रूफ कर लिखते हैं। 2 इंटू L प्लस B गुना H, ये है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू L प्लस B गुना H, ये हो गया। अब इसको हम पूरा एक बार सॉल्व करते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको लिखते हैं पूरा विस्तार से। 2L लिख देंगे पहले। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ भी तो गुना है, यहाँ भी गुना है, तो H को इधर लिख देते हैं। 2H हो गया और L प्लस B, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसको 2HL लिख सकते हैं, 2HL गुना प्लस 2HB 2HL और 2HB लिख दिए, HL हाँ, और 2HB। अगर यहाँ 2HL है और 2HB है, इसका मतलब है इसको हम फिर से ऐसा लिख सकते हैं कि HL जोड़ HL जोड़ HB प्लस HB। समझेंगे आप लोग? ये जो यहाँ फिर समझिए, 2 इंटू L प्लस B गुना H, ये घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है।
फिर हम क्या किए, h को 2 से गुना कर दिए, 2h हो गया इंटू एल प्लस बी, 2HL प्लस 2HB गुणा कर दिए। 2HL को हम लिख सकते हैं HL जोड़ HL और 2HB को HB जोड़ HB हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 4 आयत का क्षेत्रफल हमको निकल के आया है, जो पहले हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे HL, ये HL यहाँ था आपका ये वाला, एक ये वाला, 2, ये 2 हो गया। HB और HB, इसमें क्या नज़र नहीं आया आपको, LB नज़र नहीं आया कि LB जोड़ LB। तो LB आप जानते हैं कहाँ से निकला था मेरा, LB आप जानते हैं, जैसे LB हम निकाले थे आपको कि ये L था आपका पूरा, ये और ये B था। देखिए कैसे वक्र निकालते हैं, और इधर से आपका क्या था, ये L था और इधर से ये आपका ये L था और ये B था। तो घनाभ क्या किया कि घनाभ का वक्र का मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हटा दिया और नीचे का हिस्सा हटा दिया। मतलब किसी भी 3D आकृति में जब वक्र पृष्ठ का चर्चा होगा, इसका मतलब है ऊपर और नीचे को हटा दिया जाएगा। मतलब चारों दीवार से दायां बायां, फिर आपके सामने, फिर मेरे सामने, इसका मतलब होता है वक्र। वक्र का मतलब होता है ऊपर खुला और नीचे भी खुला, उसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम घनाभ का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि ये सबसे ऊपर के आयत है, ये और इसको हटा दी, एलिमिनेट कर दी, हटा दिए इसको यहाँ से, और इसको भी हटा दिए। जैसे इसको हटा दिए तो यहाँ पर 4 आयत बचा। जैसे ही 4 आयत बचा तो वही 4 आयत आपका ये प्रूफ हुआ है। देखिए 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। कैसे, क्योंकि HL और HL आपको पहले निकाल दिए हैं। HL क्या है मेरा, ये AGCDE आप खोज सकते हैं, आप ये सब AGFC पहले BH निकाल चुके हैं। तो 2 ठो आपका LH का निकला है, ABHF। तो ABHF ये पूरा निकला इसका, क्योंकि सबसे ऊपर का हिस्सा यही है, इसको हटा दिए हैं, नीचे का हिस्सा ये हटा दिए हैं। जैसे ये हटा देंगे तो 4 आयत आपका निर्माण हो गया। जब 4 आयत निर्माण हो गया तो हमारे पास 2 ठो HL आ गया, HL और HB, क्योंकि 2 ठो LB हट गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2HL प्लस 2HB। फिर ये हम 2H को कॉमन ले लिए, 2H इंटू एल प्लस बी। तो लोग बोल चाल में बोलता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना H, 2 इंटू एल प्लस बी गुना H, ये फॉर्मूला। ये तो हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। बड़ा ही अच्छा लगा होगा आपको भी सीख के। अभी 1-2 क्वेश्चन अभी और भी हम समझाएंगे आपको। जैसे अब देखिए घनाभ का जब वक्र पृष्ठ निकाले हम तो क्या हुआ, घनाभ का वक्र का मतलब क्या हुआ, बात समझिए। जैसे यहाँ पर है 2 इंटू एल प्लस बी गुना H, यही है। तो अगर कहीं जहाँ इसको इस तरह भी लिखा जाए कि घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो अगर इस तरह को लिख दे, आयत की परिमिति गुना ऊंचाई, तो वो भी सही है। काहे, क्योंकि आयत की परिमिति होती है 2 इंटू एल प्लस बी गुना H। तो आयत की परिमिति होती है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये जो आयत की परिमाप है, तो ये आयत का परिमाप है गुना H हो गया। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी गुना H, ठीक है। अब जब इसका कर्व सरफेस एरिया हमको मालूम हो गया तो कई एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं। अभी हम आपको सवाल भी लिख के दिखा रहे हैं। अभी हम आपको सवाल भी लिख के दिखा रहे हैं। घनाभ से एक सवाल लेते हैं। यदि आप लोग लिखिए इसको, यदि किसी, अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, यदि किसी घनाभ का
ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा इस आयत द्वारा बना घनाभ जिसकी परिमिति 20 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। अब ये आ गया सवाल। अब इसे फंसना नहीं है। घनाभ का वक्र का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, और ये टोटल आपका क्या है, परिमिति, क्योंकि ये आयताकार से ही घनाभ का निर्माण होता है। तो घनाभ आयताकार का परिमिति क्या हो गया हमारा, 20 दिया हुआ है, 20, और ऊंचाई मेरा कितना दिया है, 4, 20 चौके 80 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया इस सवाल का आंसर। दूसरा टाइप के सवाल को लेते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को। जैसे एक सवाल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक डब्बा है, वो जो घनावाकार है, ठीक है, क्योंकि डब्बा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 डायमेंशनल होता है। अगर उसका लंबाई जो है आपका डब्बा का 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है आपका 3 सेंटीमीटर हो, किसी डब्बे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे, और अगर आपको बोला जाए इस डब्बा को खोल दिया गया है, एक खुला डब्बा है, डब्बा को खोल दिया गया, खुला डब्बा है, खुला डिब्बा। जब खुला डिब्बा का मतलब हो गया कि इसमें जो है, अब जैसे घनाभ का वक्र आपको बताया, जैसे घनाभ का संपूर्ण आपको पता है 6 आयत मिलकर, इसका मतलब एक आयत का गायब है, नीचे आयत है, वक्र में क्या होता है, नीचे भी गायब होता है। तो यहाँ पर है क्या, एक खुला डब्बा है जो घनाभाकार है, जो ऊपर खुला हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब हुआ कि अगर हम संपूर्ण निकालेंगे पहले, 2 इंटू एल प्लस बी, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये संपूर्ण हो गया। संपूर्ण का मतलब ये डब्बा बंद हो गया अभी तत्काल में, इमेजिनरी लाइन दे दी, काल्पनिक रेखा, इसका डब्बा बंद है, और ये हम टोटल निकाल दिए, लेकिन निकालने हमको बोला है खुला डब्बा का, तो एक ज़्यादा निकाल दिए हैं, तो एक ज़्यादा, एक फिर माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, ऊपर खुला है तो आपको बताए थे ऊपर एल और बी ही होता है, बी एच होता नहीं है, एल बी माइनस। यहाँ भी फंसता है बच्चा लोग, कभी कभी बी एच माइनस कर देते, नहीं एल बी करना, क्योंकि ऊपर आपका खुला है, समझ रहे हैं। तो ये आपका इस सवाल का आंसर मतलब बना दिया। अब आप मान बैठा सकते हैं ये एल बी कैसे माइनस हुआ, समझ गए, क्योंकि डब्बा खुला हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में, और भी एक टाइप के सवाल आते हैं, उसको भी समझाते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं, सब उतार लें आप लोग, कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा। अच्छा, एक तो याद आया, घनाभ का जो विकर्ण होता है वो हम ध्यान में ही नहीं दिए, अभी हमको याद आया। चलिए पहले हम लोग घनाभ का विकर्ण को प्रूव करते हैं थोड़ा सा, अभी मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग। यार कितना हुआ, ठीक है। चलिए आप देखें, अब हम लोग घनाभ का जो विकर्ण है इसको प्रूव करते हैं। थोड़ा ये चुप किया था सवाल में, इसको थोड़ा बड़ा बनाना। रुकिए, इसको सीधा करते हैं।
देखिए सबसे पहले आप आयत में आइए। आयत में ये लंबाई, ये चौड़ाई, जब इसका विकर्ण निकालेंगे हम लोग तो विकर्ण यहाँ पे ये हो गया, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ये। अब जब इसका विकर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये एल है हमारा, ये बी है, ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री है, तो ए बी सी डी, तो हमारा जो बी डी है ये कर्ण है, तो बी डी बराबर मेरा हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम काहे बताएंगे आपको। ये जो है आपका किसी भी आयत का अगर विकर्ण निकालना होगा तो हमको अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना ही है। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। तो आयत का विकर्ण क्या हो गया? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर रूट में। अब हम घनाभ का विकर्ण निकालते हैं, तो घनाभ का विकर्ण होगा क्या? एक दूसरा चौक से ये विकर्ण हो गया घनाभ का। ये कैसे निकालेंगे? हम एक डॉटेड लाइन यहां भी दे रहे हैं। अब देखिए हमको ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा? जब हमको ये मालूम रहेगा और ये मालूम रहेगा और पता है हमको कि ये जो हमारा है 90 डिग्री है, क्योंकि आयत से बना है तो आयत का प्रत्येक को 90 डिग्री। अब जो है ये और ये हमको पता करना है, और ये हमको पता हो चुका है। काहे? क्योंकि ये भी एक आपका आयत है और आयत में ये विकर्ण है, तो विकर्ण को पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमको दूरी पता है, हम यहाँ एक मेजरमेंट के लिए ए, ओ और बी ले लेते हैं। हमको पहले से मालूम है बी ओ, क्योंकि बी ओ जो है एक आयत का विकर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं, ये आयत का भी ले लेते हैं यहाँ पे एल और एम, तो एल ओ एम बी जो एक आयत है, इसका जो विकर्ण है ओ बी, इसका मेजरमेंट हमको पता हो चुका है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी ओ हमको मालूम है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको मालूम करना है ये, और ये आपको पता है ये किसी भी आयत में या किसी भी 3D आकृति घन या घनाभ में ये होता है ऊंचाई, पहले बता चुके हैं आपको, और ये होता है अपना 90 डिग्री। जैसे ये 90 हुआ ऑटोमेटिक ये कर्ण हो जाएगा। लंब और आधार कुछ भी हो सकता है, या तो लंब ये है या तो आधार ये है, या तो आधार ये है ये लंब है, या फिर ये आधार है ये लंब है। तो ये जब कर्ण हम निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, तो ए बी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए ओ का मान कितना है मेरा? एच स्क्वायर, और ओ बी का मान मेरा कितना है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर दे देंगे। आप लोग नहीं समझे होंगे, अभी थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। जब हम इसमें ए ओ का मान कितना है? एच का स्क्वायर, और ये जो आपका ओ बी का मान है, क्योंकि बी ओ का मान ये निकला है, तो इसका स्क्वायर कर दिए। और जानते हैं जैसे रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स, क्योंकि रूट एक्स गुना रूट एक्स एक्स। उसी तरह ये रूट और स्क्वायर खत्म हो गया। जैसे ये आपका खत्म हो गया तो यहाँ क्या हो गया? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये रूट खत्म हो गया स्क्वायर में। तो ये आपका जो है घनाभ का विकर्ण प्रूफ हो गया। बहुत बच्चे इसको याद करते हैं कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको आप सीधा कर सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको आप सीधा करके समझ सकते हैं। इसको उतार लेते हैं। उसके बाद ये आपका घनाभ का विकर्ण प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं घनाभ का जब प्रूफ पूर ली, एक क्वेश्चन और भी लेते हैं ताकि कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक डब्बा है, जैसे एक कमरा है, इस बार कमरा लेते हैं।
और कमरा जो है इसमें ऊपर जो है सीलिंग है, इसका कमरा का सीलिंग, ठीक है। सीलिंग को छोड़ के चारों दीवार में पेंट करना है, ठीक है। और पेंट करने का जो है लागत जो है आपका चारों दीवार का मतलब 50 रुपया पर मीटर है, पर मीटर स्क्वायर है। बात समझिएगा, 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। ₹50 पर मीटर स्क्वायर है, किसका है। अब हम यहां समझते हैं, जैसे ये 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, थोड़ा देर के बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो है ये 50 रुपया ले रहे हैं, ठीक है। याद रखेंगे, किसी कमरे का अगर हम इस कमरे को चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवार का कौन था, चला गया, चलो ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे का लागत है पेंट करने का। अब ये कमरे में ये सीलिंग है, इसको भी पेंट नहीं करना है, बस चारों दीवार का पेंट करना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इस घनाभ का जो आक लंबाई चौड़ाई कुछ भी दिया है, लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सवाल कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसका वक्र निकालेंगे। अगर हम ऊपर भी चलिए पेंट कर देते हैं, ऊपर पेंट कर देंगे तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा, फिर चलिए कर ही देते हैं, ऊपर भी पेंट करना पड़ता है। चलिए ऊपर भी पेंट कर दिए, जब ऊपर पेंट कर दे मतलब नीचे तो छूट ही जाएगा, मतलब घनाभ का फिर संपूर्ण निकालना पड़ेगा। 2 × LB + BH + HL, ठीक है। और नीचे माइनस करना पड़ेगा -LB। ये -LB का है कि क्योंकि नीचे छोड़ना है हमको, क्योंकि ये क्षेत्रफल टोटल है, मतलब नीचे ऊपर सब का है, तो नीचे छूटेगा तो -LB करना पड़ेगा, इसलिए LB को माइनस कर दिए। अब मान बैठा कि अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद है 50 रुपया पर मीटर की स्क्वायर दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 50 रुपया लगता है कॉस्ट। तो जितना एरिया निकला उसको 50 से गुना करके आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम बेसिक आपको इसी वीडियो में सोचे, आपको सवाल सिखा दिए। अब जब आप सवाल बनाइएगा तो आपका सवाल बनेगा। और भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं घनाभ से, उसको हम नेक्स्ट कभी क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा अभी आपको एक चीज़ हम भूमिका के दृष्टिकोण से कुछ समझा देना चाहते हैं। जैसे हम एक बार रिकॉल कर देते हैं सारा फार्मूला को, क्योंकि आप लोग मेहनत से पढ़े इतना। तो पहले हम लोग घन, तो घन का आयतन कितना पढ़े आप, भुजा Q, और घन का और घनाभ का आयतन क्या पढ़े आप, घनाभ का L × B × H। ये दोनों को एक साथ लिख के आप याद करें, आपको समझ में आएगा। फिर हम घन का वक्र पढ़े, वक्र किसका, घन का 4a², और इसका क्या पढ़े 2 × L + B × H। फिर हम घन का संपूर्ण पढ़े, संपूर्ण पढ़े 6a², और इसका क्या पढ़े 2 × LB + BH + HL। फिर इसका हम लोग पढ़े विकर्ण, किसका, घन का √3 × A, मतलब √3 × भुजा, इसका पढ़े √L² + B² + H²। तो ये हम लोगों ने आज 3D आकृति में घनाभ को पढ़ा। थोड़ा वीडियो देखना पड़ता है कितना का चल रहा है। तो आज हम लोग 3D आकृति घनाभ को पढ़े, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आया होगा आपको पढ़ के। थोड़ा सा हम चाहते हैं जब आ ही गए हैं वीडियो में तो 5-6 जीके भी आपको बता ही दें, जो काफ़ी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। कुछ आप लोग बने रहे वीडियो में, एक क्लास ही चल रहा है इसको। आपको कुछ ओजोन के बारे में और समताप मंडल से संबंधित प्रश्न जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसको समझाते हैं। आप जानते हैं कि
पृथ्वी के सतह के ऊपर, जैसे ये पृथ्वी है, इसके सतह के ऊपर 5 मंडल है, 1 मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल, 5 मंडल। तो पृथ्वी की जो नीचे सतह है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, और इसको कहते हैं समताप मंडल, और इसको कहते हैं मध्य मंडल, इसको आयन मंडल, इसको बहिर्मंडल। तो 5 प्रकार के मंडल हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, 5 प्रकार के मंडल हैं। ठीक है, अब ये जो क्षोभ मंडल है इसमें क्या क्या होता है, जो जितना भी मौसम संबंधी घटना होती है उस सब क्षोभ मंडल में रहता है। उसके ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल में ही आपका एक परत पाया जाता है, उस परत का नाम है ओजोन परत। 90% जो ओजोन की लेयर है समताप मंडल में, 10% की लेयर जो है क्षोभ मंडल में। तो ओजोन परत क्या करता है इसको पढ़ते हैं। ओजोन परत सबसे पहले परावैंगनी किरण, जो सूर्य से निकलने वाली एक अल्ट्रावायलेट रे है, वो हमारे त्वचा पर पड़ती है, वो हमें जलाती है, और ओजोन की लेयर क्या करती है, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। मोतियाबिंद और भी उत्परिवर्तन, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, तो ये सब चीज़ में ओजोन परत जो है एक तरह से काफ़ी लाभदायक है मानव की दृष्टिकोण से। तो ये ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन हो गया। ओजोन है क्या? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है। तो ओजोन का सूत्र होता है O3। याद रखिएगा, ओजोन की लेयर को मेजरमेंट करते हैं डॉप्सन इकाई से। डॉप्सन नामक वैज्ञानिक ने ओजोन की लेयर को मेजरमेंट किया और देखा कि ओजोन का लेयर जो काफ़ी पतला हो रहा है। उसके बाद उन्होंने CFC, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरोकार्बन, जो कि हानिकारक गैस है, जो कि रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक या AC से निकलता है, जो कि ओजोन की लेयर को पतला करता है, इस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कनाडा में 1987 में, कनाडा के मॉन्ट्रियल ऐसे लिख देंगे इसको, कनाडा लिख देते हैं, कनाडा में मॉन्ट्रियल में 1987 में उन्होंने एक प्रोटोकॉल किया। प्रोटोकॉल का मतलब एक तरह से सम्मेलन किया, जिसमें ओजोन की लेयर को बचाना है, ओजोन की परत को बचाना है हमें, और CFC और FC की मात्रा को थोड़ा कम करना है, इसकी रेट को थोड़ा कम करना है, ताकि हमारा ओजोन की लेयर को सुरक्षा प्रदान हो सके। उन्होंने, डॉप्सन ने ये प्रोटोकॉल किया 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987। कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। क्यों हुआ था? ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा था, ओजोन की परत का जो क्षय हो रहा था, इसको दूर करने के लिए विभिन्न देशों ने मिलकर एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन का नाम है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसी के बाद एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। 1992 ईस्वी में, फिर से पढ़ लें आप लोग एक बार, 1992 ईस्वी में जापान का एक शहर क्योटो में, याद रखेंगे, जापान का शहर एक क्योटो में, थोड़ा सा देख ली, वीडियो को लेंथ किया है। तो 1992 में जापान के शहर क्योटो में एक सम्मेलन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करना है। तो 2 प्रोटोकॉल आप याद रखें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और क्योटो प्रोटोकॉल 1992। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1992 में। क्यों हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ? ओजोन परत जो पतला हो रहा है, उसकी जो लेयर है, उस परत को कम करने के लिए CFC और FC के प्रयोग को कम करना। ये दोनों प्रोटोकॉल एक साथ पढ़ा दिए, क्योंकि थोड़ा डाउट हो जाता है बच्चों को प्रोटोकॉल संबंधित क्वेश्चन में। तो आज हम लोगों ने फाउंडेशन एक्सप्रेस में जो भी चीज़ पढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़े। अगर पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो काफ़ी मज़ा आया होगा आपको। इसको धीरे स्किप ना करें और इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, और इसको 1 से 2-3 बार देखें। एक बार देखने से काम नहीं होगा, 2-3 बार घर में जब भी समय मिले इसको देखते रहें। आपका मैथ जो है, एक तरह से आप मैथ के जादूगर बन जाइएगा। जैसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी को मैथ के जादूगर का उपाधि मिल चुका है, उसमें बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो दूर दूर से भी आते हैं पढ़ने के लिए। तो आपको भी, अगर आप भी चाहते हैं आप भी मैथ के जादूगर बने, तो काफ़ी मैथ को इंटरेस्टिंग वे में पढ़े, रटे नहीं मैथ को। और जितना भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, अब पर्यावरण संबंधित वीडियो बहुत दिन से नहीं आया है, अब उधर स्टार्ट कर देंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, पर्यावरण और इंडियन ज्योग्राफी और टॉपिक वाइज जीके। अब कल से हमारा वो सीरीज अपडेट रहेगा। हो सकता है आज रात में ही अपडेट कर दें एक दो सीरीज। इसलिए आप लोग क्लास को नित्य दिन देखें, रेगुलर रहें, नियमित रहें और अपने पढ़ाई को एक उड़ान दें।
हम कुछ आपको कोट सुनाते हैं, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना ले, जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। है ये हमारे विद्यार्थी लोग लिखे हैं, काफ़ी अच्छा ही है। एक जगह और भी है, शिक्षा को समय दीजिए, शिक्षा आपका समय बदल देगा। तो इसी तरह का जो काफ़ी मोटिवेशन कोट्स है हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। जैसे हमारे एक विद्यार्थी और भी लिखे हैं, आप रुक सकते हैं लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय बर्बाद ना करें। बहुत ही अच्छा लाइन है। आप रुक सकते हैं लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता। देखिए, आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं रुकेगा, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय बर्बाद ना करें, समय का कद्र करें, समय को पहचान दें। क्यों? क्योंकि टाइम इज़ मनी, याद रखें, टाइम इज़ मनी। और भी एक लाइन है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बहुत ही प्यारा लाइन है। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी मतलब हुआ नित्य दिन, लेकिन स्टडी लगातार, धीरे धीरे और लगातार पढ़ने से ही आपको सफलता मिलेगा। कहीं भी पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें और अपने माता पिता का कहना रखें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद। और इस वीडियो को अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को पहुंचा दें, शेयर करें, ताकि सभी को ये वीडियो का लाभ ले पाए। जो हमारे पास ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको भी पहुंचाएं, जो नहीं भी पढ़ते हैं उनको भी पहुंचाएं, ताकि उनको एक गुणवत्ता वाला शिक्षा प्राप्त हो सके। क्योंकि शिक्षा पाने का अधिकार सभी को है, आप जानते हैं। शिक्षा पाने का अधिकार जो है हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है, मौलिक अधिकार भी है। तो मौलिक अधिकार का हम लोग सदुपयोग करें और इस पढ़ाई को आराम से करते रहें और अपना ख्याल रखें। और हमारे चैनल जो फाउंडेशन एक्सप्रेस है, इसको आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, इसको आगे हम लोग मिलकर बढ़ा ही रहे हैं भगवान की कृपा से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारे चैनल पर आप लोग नित्य दिन आते हैं, ये अच्छा लगता है। और इसी तरह हमारा चैनल में सब्सक्राइब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, परमात्मा को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।